Hello everyone, Jai Hind. My name is Rahul Parmar and I welcome you all to India's most sensible and disciplined platform for the defense aspirant. दोस्तों CDS की इस विक्रांत बैच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो लेक्चर था हमारा जिसकी हमने शुरुआत की थी, कल हमने देखा था क्लाइमेटोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें। ठीक है, हमने लोकल विंड्स को डिस्कस किया था, हमने रेनफॉल को डिस्कस किया था, हमने प्रेसिपिटेशन को डिस्कस किया था, प्रेसिपिटेशन के अलग अलग टाइप्स को देखा था, हमने बात की थी कंडेंसेशन की, फोग देखा था, मिस्ट देखा था। ठीक है, इन्हें कवर करने के बाद हमने बात की थी साइक्लोन्स के बारे में। तो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स, मैंने दोनों ही प्रकार के साइक्लोन्स आपको समझाए थे। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर साइक्लोन्स व्हिच आर ओरिजिनेटेड इन द ट्रॉपिकल सीज, which are originated in the tropical seas or oceans. Tropical cyclone are a low pressure centered area surrounded by closed isobar having outward high pressure. मतलब एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा मास एयर का जिसके सेंटर में लो प्रेशर हो और जो सराउंडेड हो क्लोज्ड आइसोबार से, और बाहर की तरफ जाते जाते उसका प्रेशर बढ़ता हो। इस बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसको कंप्लीट करने के बाद, इसे डिस्कस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वी हैड मूव्ड फॉरवर्ड। फिर हमने देखा था ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में चलता है और सदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन। तो अगर उसके राउंड की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलता, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलता। और अगर उसके मूवमेंट की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्टर्ली विंड के कांटेक्ट में आते हुए ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ईस्ट टू वेस्ट चलता है और हर कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट को इंपैक्ट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ नाम हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ चाइना सी के अंदर आते हैं उन्हें हम टाइफून्स कहते हैं। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स व्हिच ओकर इन इंडियन ओशन आर सिंपली टर्म्ड एज साइक्लोन्स। इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स व्हिच आर ओकर इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इन द कैरेबियन सी आर टर्म्ड एज हरिकेन्स। The tropical cyclone which are originated in the western coast of Australia are termed as Willy Willy. These are the tropical cyclones about which we had discussed. If we talk about the formation condition for the tropical cyclone, so there are some few parameters which are required for the generation or for the genesis of the tropical cyclone. First one is the sea surface temperature must be 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। सेकंड थिंग इज प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया। थर्ड थिंग विच वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस अपर एयर डाइवर्जन। फोर्थ, वार्म एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्ट एयर। फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इन चीजों को हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर। इसके बाद मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया था ट्रॉपिकल साइक्लोन का, अंडर विच आई हैड टोल्ड यू दैट in Indian Ocean there are 13 countries. Each country provides the 13 name. It means we have 169 name. इन्हीं नेम्स को यूज किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के नोमेनक्लेचर को करने के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन से किस तरह का वेदर फिनोमेना एसोसिएट होता है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो वेदर फिनोमेना की बात करें तो इससे अटैच जो होता है टोरेंशियल रेनफॉल, हेवी अमाउंट में रेनफॉल देखने को मिलती थी ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण। परफेक्ट, यस। उसके बाद अगर कोई दूसरा नुकसान जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से होता तो वो क्या था? वो था आपका उस एरिया के अंदर जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उस कोस्टल एरिया के मैनग्रूव्स को अपरूटेड कर देगा, उखाड़ फेंकेगा। दूसरा, वहां के कोरल रीफ जो पानी के अंदर है उनको झंझोर देगा। चौथा, वहां के फिशरमैन्स की लाइफ और उनके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता, फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज, देयर बोट एंड अदर फ्रीजर आइटम्स विच दे आर यूज्ड टू कैप द फिश, इन सभी चीजों को खत्म कर देता है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन उस एरिया के अंदर आता है। टेम्परेट साइक्लोन की मैंने बात की थी, तो टेम्परेट साइक्लोन अनलाइक द ट्रॉपिकल साइक्लोन इट डज नॉट ओरिजिनेटेड ड्यू दी central low pressure. It is originated by the air masses. What is air masses? Air masses is the homogeneous mixture of air which is situated for an area at a definite time interval. एयर मासेस दो तरह के मैंने आपको बताए थे। एक एयर मास था कोल्ड एयर मास, एक तरह का वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास को मैं मेरीटाइम एयर मास भी बोलता हूं और वार्म एयर मास को मैं कॉन्टिनेंटल एयर मास भी बोलता हूं। जब एयर मासेस आपस में आकर के टकराते तो फ्रंट्स बनता है। इस प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। वी हैव फोर काइंड ऑफ फ्रंट्स। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी फ्रंट, second one what we had discussed about is the warm front, third one is cold front and fourth one is occluded front. फ्रंट्स के डिस्कस किया था कैसे फ्रंट्स बनते और इन्हीं फ्रंट्स के कोलिजन के कारण, इन कॉन्ट्रास्टिक एयर मासेस के कोलिजन के कारण कोरियोलिस फोर्स इनको रोटेट कर देता है और आपके बड़ी साइज के टेम्परेट साइक्लोन हमें टेम्परेट एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन के डायरेक्शन मूवमेंट को देखा जाए तो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड चलते ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज एंड जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में। टेम्परेट साइक्लोन्स के साथ एसोसिएट वेदर फिनोमेना की बात की जाए तो
ट्रिजलिंग होती है वो भी लंबे वक्त तक। टेम्परेट साइक्लोन की साइज जो होती है वो होती है 2500 किलोमीटर तक की, 1500 किलोमीटर से लेकर के, तो इतने बड़े होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और साथ ही साथ किसी लोकल एरिया में जनरेट हुए स्टॉर्म को हम बोलते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो जब पानी के ऊपर घूमता है जिसे हम वाटर स्प्राउट बोलते हैं। टोर्नेडो कहां रोटेट करता है? टोर्नेडो एक फनल स्ट्रक्चर होता है, हाथी की सूंड की तरह ट्रंक शेप दिखाई देता है, और वो किसी भी एरिया के अंदर ज्यादा डिवोस्ट्रेशन करता है। टोर्नेडो, दोनों तरह के साइक्लोन को कंप्लीट करने के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी के एंड पर आते हैं और हम लास्ट में डिस्कस करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा ओशनोग्राफी। इन तीनों चीजों को अब हम यहां पर बेटा जियोमॉर्फोलॉजी पूरा पढ़ चुके हैं, मतलब अर्थ साइंस। क्लाइमेटोलॉजी को हम आज कवर कर देंगे और इसके बाद हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे ओशनोग्राफी को। परफेक्ट, ठीक है। अगला आएगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जिसको हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा। इसमें से हम इन दोनों को आज खत्म कर चुके होंगे, एक खत्म कर चुके, एक खत्म कर चुके होंगे। ओशनोग्राफी को हम अगले सेशन, अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। चले शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। आज हम क्या देखने वाले हैं? वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी एरिया का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउड कवर, इन सारी चीजों का मिक्सअप होता है क्लाइमेट। अब हम इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, फोग, मिस्ट, क्लाउड कवर, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी उनको हम एक एक एरिया पर अप्लाई करेंगे, एक एक एरिया पर अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, on the basis of temperature, the climatic regions are divided into 5 parts. On the basis of temperature, the climatic regions are divided into 5 parts. पहला मेगाथम। मेगाथम ह्यूमिड ट्रॉपिकल, लेस विंटर हॉट। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होता, मतलब बात की जाए तो मोटे मोटे तौर पर इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन, तो इक्वेटोरियल रीजन मतलब मेगाथम, ह्यूमिड ट्रॉपिकल, लेस विंटर, हॉट इन ऑल सीजन, ऑल मंथ, हैव सेम टेम्परेचर मोर देन 16 डिग्री। यहां का तापमान 16 डिग्री से अधिक होगा और लगभग पूरे साल टेम्परेचर एक जैसा होगा। कहां पर होता है? इक्वेटर के पास, ठीक है। नेक्स्ट, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है आपका ड्राई क्लाइमेट, वेयर इवापोरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है एक ऐसा क्लाइमेट जहां पर रेनफॉल कम हो और धूप ज्यादा गिरे, और ऐसा एरिया जहां रेनफॉल का परसेंटेज कम होगा, वहीं धूप ज्यादा होगी, तो उस एरिया के अंदर आपका प्रेसिपिटेशन को हमेशा इवापोरेशन एक्सीड कर जाएगा। मतलब प्रेसिपिटेशन इज एक्सीडेड बाय द इवापोरेशन इज एक्सीड, प्रेसिपिटेशन इज एक्सीडेड बाय द इवापोरेशन। मतलब इस एरिया पर बारिश से ज्यादा वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण इस पे ज्यादा, वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन। तो यहां पर चीजें इवापोरेट होकर आसमान में ज्यादा जाएगी और प्रेसिपिटेशन यहां पर कम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, राजस्थान का रीजन, तो वहां पर एक लेक है जिसका नाम है सांभर लेक। सांभर लेक में क्या होता है? बारिश तो कम होती है, पानी नदियों से आता है, बट उस पानी का जो इवापोरेशन है वो ज्यादा होता है, और जब इवापोरेशन ज्यादा होता जाता है तो उस पानी के अंदर सोल्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे, और जब सोल्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे तो हमारे देश भारत का इनलैंड सोल्ट लेक सबसे बड़ा है लेक सांभर।
सांभर लेक, राजस्थान। सबसे बड़ा लेक कौन सा है? सांभर लेक। कहां पर है? राजस्थान के अंदर आता है। इसके बाद आता मीजोथम। मीजोथम में क्या होता है? माइल्ड विंटर। क्या होता है? माइल्ड विंटर। यहां की जो विंटर विंटर होती है वो माइल्ड होती है, बहुत ठंडी भी नहीं होती, बहुत गर्म भी नहीं होती। तो माइल्ड विंटर, जिसका एवरेज तापमान, एवरेज टेम्परेचर हियर कितना होता है? 18 डिग्री टू 8 डिग्री, मतलब लगभग 18 डिग्री से 8 डिग्री तक का तापमान होता है इस जगह पर। यहाँ की माइल्ड विंटर होती है। ठीक है, यहाँ की विंटर कैसी होती है? माइल्ड एकदम विंटर होती है, नॉर्मल, बहुत ठंडी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो माइल्ड विंटर, तापमान 18 डिग्री से 8 डिग्री तक फैला होता मीजोथम के अंदर, यानी मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। इसके बाद आता माइक्रो टाइप क्लाइमेट। माइक्रो टाइप क्लाइमेट मतलब लगभग ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ये कूल क्लाइमेट होता है। टेम्परेचर विंटर का यहां पर होता है लगभग -3 डिग्री। टेम्परेचर विंटर में यहां पर बहुत कम हो जाता है, बट समर में तापमान लगभग 10 डिग्री तक रहता है। मतलब समर का तापमान बहुत बढ़िया होता है और विंटर में तापमान स्कॉर्चिंग लेवल पे चला जाता है, एक्सट्रीम लेवल पर। इसके बाद आता है हेकिस्टोथम। हेकिस्टोथम क्लाइमेट होता है पोलर क्लाइमेट, जिसे परमानेंटली फ्रोजन रीजन भी कहते हैं। तो पोलर क्लाइमेट हेकिस्टोथम के अंदर आता है। ठीक है, विथ लेस समर सीजन एंड विंटर इज एक्सट्रीम, टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन बिलो 0 डिग्री। यहां का तापमान अधिकांश टाइम पर 0 डिग्री से कम होगा। तो ये कौन सा रहेगा आपका लास्ट में बेटा? बिलो 10 डिग्री नहीं है, बिलो 10 डिग्री रहता है इस जगह का तापमान। कौन सा? हेकिस्टोथम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? बेस्ड ऑन टेम्परेचर दीस आर दी क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। 5 रीजन मैंने बताए बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर। अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक क्लाइमेटिक रीजन को और सभी को हम समझते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ है ये, इस ग्राफ की मदद से हम सारे क्लाइमेटिक रीजन को समझते हैं। इस ग्राफ को आप अपने दिमाग में पिक्चराइज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो, पहले इसे नोट करो, पॉज कर दो या तो वीडियो। ठीक है, समझो इसको। सबसे पहले जो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक चलेगा, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक दोनों हेमिस्फीयर में, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, वो रीजन होगा आपका हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब मेगाथम। ठीक है, इसके बाद में नॉर्थ में आया, है ना। अब मैं ऊपर गया, जब मैं ऊपर गया तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मुझे 3 तरह के क्लाइमेट देखने को मिले। एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में आई विल कम टू एक्सपीरियंस हॉट डेजर्ट। इन बिटवीन या फिर इन द सेंट्रल पार्ट आई केम विद द ग्रासलैंड, दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना टाइप। जब मैं ईस्टर्न साइड में गया तो मुझे मॉनसून टाइप क्लाइमेट मिला। ठीक है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट हो गया। सेंट्रल टाइप में आपको पालपुर कूनो, जो नेशनल पार्क है कूनो पालपुर, उसके पास वाला जो रीजन है ये हो जाएगा काठियावाड़ी सवाना, ये सवाना हो गया। और जो ईस्टर्न पार्ट आया ये हो गया मॉनसून टाइप क्लाइमेट, मतलब हमारे भारत का पूर्वी तट। अफ्रीका को ले ले एग्जांपल, तो वेस्टर्न साइड सहारा डेजर्ट, सूडान सवाना सेंट्रल, और ईस्टर्न साइड में आपका जो इथोपिया वाला रीजन है दैट इज मॉनसून टाइप। तो इस तरह से 10 से 30 डिग्री तक के बीच में आने वाला जो एरिया है वो ऐसे डिवाइड होगा। अब 30 से 45 डिग्री के बीच में जो एरिया आता है उसे कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे वेस्ट में आएगा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, मतलब भूमध्य सागरी जलवायु। सेंट्रल में आएगा आपका स्टेपी टाइप क्लाइमेट, मतलब ये थी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये हो जाएगी स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसके अंदर पैम्पोस, ठीक है, जिसके अंदर आपको पैम्पोस मिलेगी, प्रेरीज मिलेगी, स्टेपिस मिलेगी, कैंटाबरी। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। सबसे ईस्ट में आ जाएगा आपका चाइना टाइप क्लाइमेट, जो कि वार्म वेट होगा, मतलब मॉनसून टाइप क्लाइमेट का मॉडिफिकेशन, वो आपका चाइना टाइप यहां मिल जाएगा। फिर अगेन 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जा रहा हूं मैं, तो 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जब मैं गया तो सबसे वेस्ट में मुझे मिला ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, मतलब माइक्रो टाइप क्लाइमेट। सेंटर में मिला मुझे साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, जो रशिया के अंदर पाया जाता, दूर दूर तक फैली बर्फ। और ईस्ट में मुझे मिला लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, जो कि कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है।
ठीक है, बाफिन बे के पास में। तो ये वाला पूरा जो पार्ट है ये कहां आएगा, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। इस 65 डिग्री को एक्सीड करके जैसे मैं 90 डिग्री तरफ जाता हूं, तो 65 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने पर 25 जो डिग्री है बीच की, यहां पर मुझे मिलेगा आर्कटिक और पोलार क्लाइमेट। आर्कटिक और पोलार क्लाइमेट कहां पर, इस 25 डिग्री में। कहां से, 65 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में। आर्कटिक पोलार जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के अंदर क्या होगा सिनेरियो, कि यहां पर परमानेंटली फ्रोजन रीजन होगा, तापमान बहुत ज्यादा कम रहेगा, स्कॉर्चिंग कोल्ड वाला सीन रहेगा, क्योंकि ये आता है फ्रीजिड जोन के अंदर। नोट कर लिया इतना पॉइंट, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक दोनों हेमिस्फीयर में आपको दिखाई देगा, जो रेड कलर से मैप आपको दिखाई दे रहा है। यहां के क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले मैं यहां का उठाऊंगा प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन इज ऑलवेज बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, नो मंथ विदाउट रेन। पूरे साल भर यहां पर बारिश होती रहेगी। किस टाइप की बारिश होगी, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, कौन सी बारिश होगी, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल यहां पर रिसीव्ड होगी। रेनफॉल ओकर थ्रू दिस रीजन इन द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इज फाउंड इन द अमेजन, कॉन्गो एंड मलेशिया। मतलब 3 जगह सबसे ज्यादा होती है, एक अमेजन साउथ अमेरिका के अंदर, कोंगो अफ्रीका के अंदर, और मलेशिया आपका आ जाएगा एशिया के अंदर। तो इन तीनों जगह पर एम्पल अमाउंट में जो रेनफॉल देखने को मिलेगी वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन से देखने को मिलेगी। हेवी रेनफॉल ओकर 1 मंथ आफ्टर द इक्विनॉक्स। मतलब ये पॉइंट हमें यहां लर्न करना है। टू रेनफॉल पीक रीजन, टू रेनफॉल पीक रीजन। तो कौन से 2 रेनफॉल पीक रीजन हमारे पास, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ध्यान से समझना है ना, सन का मूवमेंट बता रहा हूं। दिस योर इक्वेटर, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ठीक है। अब सन जून में कहां होता है, ट्वेंटी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। दिसंबर में कहां होता है, साउथ पर। कहां, कौन से मंथ में, कहां पर होता है दिसंबर में, 23.5 डिग्री साउथ पर। वो तीसरा आता है इक्वेटर। तो सन मार्च, दिसंबर, इस टाइप से सिनेरियो होगा। अब देखो, जून में यहां आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहां आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च में आ गया, अप्रैल, मई, जून में आ गया। ठीक है, तो ये सन का होगा। अब जब सन मार्च और सितंबर में आएगा तो मार्च एंड सितंबर इज टर्म्ड एज कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स। मार्च और सितंबर वाला जो पार्ट है वो इक्विनॉक्स के अंदर आता है। जून और दिसंबर वाला पार्ट जो है वो सोल्स्टाइस के अंदर आता है। दिस इज विंटर, समर सोल्स्टाइस, दिस विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, ओके। अब कंडीशन क्या आती है यहां पर, कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, टू रेनफॉल पीक रीजन, टू रेनफॉल पीक ड्यूरेशन। ठीक है, तो टू रेनफॉल पीक ड्यूरेशन और टू रेनफॉल पीक रीजन कौन सा होता है, इक्वेटर। कब, मार्च में और सितंबर में। हमारे इधर देखो तो जून के अगला महीना जुलाई में बारिश होती, बहुत ज्यादा बारिश होती, क्योंकि हमारे यहां ऐसा बोला जाता है कि सन का जिस एरिया पर, जिस लाइन पर लंबवत होता है
मतलब जिस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, उस परपेंडिकुलर लाइन में होने वाले मंथ के 1 महीने बाद जब अर्थ उस इंसोलेशन को ग्रैब करके इवोपरेशन करके और वहां पर कन्वर्ट कर दे किसको, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन को। तो इंडिया में कब हेवी रेनफॉल होती? जुलाई में। ऑस्ट्रेलिया में कब हेवी रेनफॉल होती? जनवरी में। तो इक्वेटर पर कब हेवी रेनफॉल होगी? अप्रैल में और अक्टूबर में। मार्च के बाद क्या? अप्रैल। सितंबर के बाद क्या? अक्टूबर। तो अप्रैल और अक्टूबर में हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलेगी आपको। कहां पर? इक्वेटर के ऊपर। एक पॉइंट, ठीक है। तो ये जो रीजन है जहां साल में 2 बार, हमारे यहां तो जुलाई में होगी, यहां जनवरी में होगी, बट यहां पर कब होगी? एक तो मार्च का अगला महीना कौन सा? अप्रैल, और सितंबर का अगला महीना कौन सा? अक्टूबर। तो ये जैसा यहां लिखा रहा होगा, हेवी रेनफॉल ओकर 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स के हर 1 महीने बाद यहां पर हेवी रेनफॉल होती है। तो इसलिए 2 रेनफॉल पीक रीजन इसको कहा जाता है। यूपीएससी, आप लोग अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2021। तो 2021 की जो मेंस हुई थी अभी, इस मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 रेनफॉल पीक मंथ कौन कौन से होते हैं और कहां होते हैं। तो 2 रेनफॉल पीक मंथ का कुछ आंसर इस तरफ से ड्राफ्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पर मैं आपको एरिया बता दूं, तो ये वाला रीजन जो डार्क कलर से दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला टेम्परेचर की बात कर ले, प्रेसिपिटेशन की बात तो कर ली। तो टेम्परेचर, ग्रेट टेम्परेचर विद यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर, नो विंटर सीजन, 27 डिग्री तापमान। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि टेम्परेचर जो होगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब सिमिलर ज्यादा होगा थ्रू आउट द ईयर। देयर इज नो विंटर, 27 डिग्री तापमान तक जाएगा, मतलब विंटर यहां पर कभी होती ही नहीं है। विंटर यहां पर कभी होती नहीं। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी यहां पर आए दिन गिरती रहती है, रोज सफिशिएंट अमाउंट में इंसोलेशन यहां मिलती रहेगी। तो यहां पर कभी भी जो वाटर होगा, कभी भी जो टेम्परेचर होगा, वो विंटर फील नहीं करेगा यहां का, ठीक है। ओके, चलिए बच्चा, अब वेजिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं यहां के। तो डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट में यहां पर वेजिटेशन मिलता है, मतलब अलग अलग लेयर। सबसे ऊंचा जो पेड़ है, सबसे ऊंची लेयर आएगी जिसका नाम है इमर्जेंट लेयर। तो पेड़ होते हैं ना जिसकी कोई लेयर ऊंची निकल जाती, वो जो ऊंची निकल जाती उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट लेयर। फिर उसके बाद जो दूसरी लेयर जो पूरे पेड़ को ढक के रखती, उसे हम बोलेंगे कैनोपी लेयर, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा अपर ट्रोय, मतलब कि थोड़े बड़े बड़े पौधे, और फिर लास्ट में आएगा श्रब्स लेयर। श्रब लेयर क्या होती है? झाड़ियां, जो बड़ी बड़ी झाड़ियां होती है वो श्रब लेयर के अंदर आता है। और लास्ट में आ जाएगा फॉरेस्ट फ्लोर। लास्ट में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट फ्लोर। तो पहली वेजिटेशन की कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ अरेंजमेंट यहां पर मिलता है। दूसरी कंडीशन मल्टीपल स्पीसीज, यहां पर रोसवुड, डाइवुड, इबोनी, महागनी, रबर, चिनवा, इस टाइप के प्लांट्स इस जगह पर देखने को मिलेंगे। मतलब पेड़ पौधों की स्पीसीज यहां पर बहुत 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 अलग अलग मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर जानवर भी अलग अलग मिलेंगे, जैसे जेगुआर, जेगुआर होता ना जो देखने में लेपर्ड और तेंदुए की, लेपर्ड और चीते की तरह लगता है, तो जेगुआर यहां पर मिलेगा। जेगुआर के बाद है तो इसी रीजन के अंदर आपको दूसरा क्या देखने को मिलेगा? एक तो जेगुआर हो गया। जेगुआर को कंप्लीट करने के बाद बेटा यहां पर बहुत सारे टाइप की बटरफ्लाई, स्पाइडर्स मतलब मकड़ियां, पाइथन, एनाकोंडा, इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलेगी रेप्टाइल्स में। साथ साथ केमन यहां पर देखने को मिलता है, और बर्ड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। फॉरेस्ट क्लियरिंग इज अ मेजर पार्ट। इस एरिया के अंदर ट्राइब्स रहती है, वो ट्राइब्स फॉरेस्ट को क्लियर करके अपना जीवन व्यापन करती है। तो फॉरेस्ट क्लियरिंग इस एरिया का बहुत मेजर पार्ट होता है, जहां पर जिसको लोकल लैंग्वेज में लदांग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहां पर जो लोग रहते हैं वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर करते, जमीन को साफ करते और घर बनाते। ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेशन मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीपल स्पीसीज यहां पर देखने को मिलती है।
ये इस तरह के जानवर हमें यहाँ दिखाई देंगे, बर्ड्स बहुत सारे होंगे, ये केमन होगा, जेगुआर होगा, एनाकोंडा होगा, इस तरह के स्नेक्स और स्पीसीज यहाँ पर बच्चा हमें दिखाई देगी। ये होते तीनों बेटा जो मैंने आपको बताया। दिस इज जेगुआर, ये हो जाएगा जेगुआर। दिस वन इज लियोपर्ड यानी लिपर्ड, और तीसरा चीता। ये तीनों स्पीसीज होती है। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ डिफरेंस बता देता हूं इनमें। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कहां मिलता है, तो ये मिलता है आपको साउथ अमेरिका। दूसरा, वार्म एंड मॉइस्ट रीजन में, मतलब ह्यूमिड रीजन को बहुत पसंद करता कौन, जैगुआर। दूसरा आता है आपका लेपर्ड। लेपर्ड कहां मिलेगा आपका, तो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा एशिया, अफ्रीका। ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट लेपर्ड जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या में लार्जेस्ट पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर है लेपर्ड की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिया। ठीक, ओके। तीसरा आएगा चीता। तो चीता आपको कहां देखने को मिलेगा, अगेन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के भी जो सवाना वाला रीजन है, यहां चीता देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट ये चीता अब इंडिया के कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर भी अवेलेबल है। इंडिया के कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर भी ये अवेलेबल है। इतना समझ में आ गया। अब इनकी बात करें तो इट कम्स अंडर द बिग कैट एंड स्मॉल कैट। व्हाई? बिग कैट मस्क्यूलर बॉडी एंड ग्राउल, मतलब बॉडी भी मस्क्यूलर है और साथ ही साथ दहाड़ निकालता है तेजी से। ये हो गया मस्क्यूलर बॉडी है, साथ साथ दहाड़ निकालता तेजी से। मस्क्यूलर बॉडी कम है और साथ साथ मियाविंग करता है। मियाविंग जैसे बिल्ली करती है ना, इसलिए इसको स्मॉल कैट्स की कैटेगरी में रखा गया। वर्ल्ड फास्टेस्ट एनिमल आता है चीता। ठीक है, जैगुआर पेड़ पर चढ़ने के लिए माहिर है। जो लेपर्ड, ये फास्टेस्ट एनिमल में आता है। लेपर्ड इज नोन फॉर क्लाइंबिंग द ट्रीज। जितना इसका वेट होता है, इस वेट के ड्यूल डबल वजन को कैरी करके वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौन? आपका लेपर्ड। वो तीसरा आपका आता है जेगुआर। जेगुआर जो होता है ये पानी के अंदर से जानवर को निकाल के लाने में माहिर होता है। मतलब जेगुआर मतलब वन हु किल्ड इन अ सिंगल बाइट, तो वो होता है जेगुआर। तो ये तीन तरह के एनिमल जो एक तरह के दिखाई देने वाले होते हैं। अब इक्वेटोरियल रीजन के अंदर मिलने वाली ट्राइब, इंपॉर्टेंट ट्राइब है बेटा, पॉइंट को नोट कर लिया जाए। इक्वेटोरियल रीजन में कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती है, तो इंडियन ट्राइब मिलती है आपके अमेजन के जंगलों में। ठीक है, जो रबर को कलेक्ट करते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी इंडियन ट्राइब जो अमेजन के जंगलों में मिलेगी। दूसरा, पिग्मीज आपको कोंगो मत में मिलेंगे, अफ्रीका। ओरांग असली मलेशिया, एशिया के अंदर मिलेंगे आपको, स्पेशली इंडोनेशिया वाले पार्ट के अंदर ओरांग असली। दीज आर द प्रिमिटिव हंटर एंड फूड गैदरर। ये जो ट्राइब्स होती है ये हंटर्स होते हैं, हंट करने के साथ साथ फूड को गैदर करते हैं। दूसरा, इनके बारे में एक और पॉइंट जो हम लर्न करें वो ये है कि इस एरिया के अंदर रुकने वाली जो ट्राइब्स हैं वो झूम कल्टीवेशन परफॉर्म करती। झूम कल्टीवेशन क्या होता है? इस जमीन के ऊपर जाना, खेती करना, जब आपको पता चला इसने इसकी फर्टिलिटी लूज कर दी है तो दूसरी जगह की जमीन को साफ करना, वहां खेती करना और इसको खाली छोड़ देना। कुछ साल बाद ये जमीन फिर से अपनी फर्टिलिटी रिटेन कर लेगी तो फिर से लौटाना। मतलब इस तरह की ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसे हम लदांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कोकोस आर रीजन इन इक्वेटोरियल विच इज रॉ मटेरियल फॉर द चॉकलेट इंडस्ट्री। मतलब यहां पर इस इक्वेटोरियल रीजन में कोकोस लगाया जाता है। इस इक्वेटोरियल रीजन में कोको लगाया जाता है जो कि चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नेट टिम्बर इंपोर्टर। यहां पर अलग अलग प्रकार के इतने सारे वन मिलने के कारण किसी एक प्रकार का वन ज्यादा नहीं मिलता। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, साल के ट्रीज बहुत ज्यादा मिलते हैं, सागवान के ट्रीज बहुत ज्यादा मिलते हैं। यहां ऐसी कंडीशन नहीं होती। यहां सिर्फ और सिर्फ किसके ट्री ज्यादा मिलते हैं? एक तरह के। ठीक है, एक तरह के नहीं मिलते। यहाँ इबोनी, महागनी, रोजवुड, डाईवुड, रबर, सिनुआ और उसके बाद कोकोस, इस तरह के वृक्ष मिलते हैं। तो आपको एक
तरह के पेड़ को काटने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है कि एक यहां मिला, दूसरा पता नहीं कहां मिलेगा, जंगल भी डेंस से। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इतने अच्छी जगह रहने के बाद भी नेट टिम्बर इंपोर्टर होते हैं, मतलब टिम्बर को इंपोर्ट करवाते हैं दूसरी जगह से। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल रीजन की कंडीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सवाना रीजन के बारे में। सवाना रीजन की कंडीशन, लोकेशन की बात करें, इट डेवलप्स इन अ सुडान रीजन। ये कहां डेवलप होता है? ये डेवलप होता है सुडान रीजन के अंदर, हेंस इट इज आल्सो टर्म्ड एज सुडान टाइप क्लाइमेट। ये जो रीजन है यहां पर बहुत अच्छे से डेवलप करता है, इसलिए इसको सुडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। मेनली ये कहां फाउंड होता है? ये आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अधिक मात्रा में दिखता है। स्पेशली ये इंडिया के अंदर भी मिलता है बेटा। स्पेशली क्या, अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर, तो जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, यहां पर चीता लाकर री इंट्रोड्यूस किया गया, इस एरिया के अंदर भी मिलता है। इस एरिया के अंदर भी क्या मिलता है? आपका सवाना टाइप क्लाइमेट, काठियावाड़ सवाना के जो जंगल है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग गेम और पार्कलैंड कंट्री। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बिग गेम और पार्कलैंड कंट्री के नाम से भी जानते हैं। बिग गेम और पार्कलैंड कंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? कि इस रीजन के अंदर यहां पर बड़ी बड़ी गेमिंग की जाती है। गेमिंग की जाती मतलब जानवरों को हंट किया जाता है। कैसे हंट किया जाता है? पहले सारे जानवर जो होते हैं वो कहाँ होते? कंजर्वेंसी के अंदर होते। कंजर्वेंसी के अंदर होते मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के अंदर होते हैं। फिर जो भी लोग आते हैं, जैसे जिनको जो शौक है हंटिंग करने का, उनको अलाउ कर दिया जाता है, तो हंट करते हैं, इसलिए इसको पार्कलैंड और बिग गेम कंट्री कहते हैं। दूसरी बात, जो लोग हंट करते हैं, कौन से लोगों को हंट करने का मौका दिया जाता? उन जानवरों को जो जानवर एकदम बूढ़े हो चुके हैं, जो ऑटोमेटिकली अब मरने वाले। तो उनको अगर आप हंट करने जाते हो तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो वो जानवर, जैसे एक बूढ़ा शेर को जब आप हंट करोगे, तो उस बूढ़े शेर को हंट करने के लगभग अगर आप 15 लाख रुपए दोगे, तो 15 लाख रुपए में आप उस शेर को तो हंट करोगे, पर जो 15 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिलेगी ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचे हुए जानवर के वेलफेयर के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए यहां पर ये चीजें अलाउ होती है। इसके बाद आता है साउथ अमेरिका में। ये कहां कहां मिलता? लिख लीजिए बेटा इस पॉइंट को। साउथ अमेरिका में ये मिलता ओरिनोको बेसिन में, जहां इसे लानोस कहा जाता है। साउथ अमेरिका में ओरिनोको बेसिन में मिलता है, यहां पर जहां पर इसे लानोस कहा जाता है। ब्राजील हाईलैंड है, वहां पर इसे कैंपोस कहा जाता है। ये वाला जो रीजन है ना ब्राजील के पास, यहां पर इसे कैंपोस कहा जाता है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? साउथ अमेरिका में इसे दो नाम से जाना जाता है। ओरिनोको नाम से जाना जाता है लानोस में। जो लानोस है, लानोस के अंदर इसे ओरिनोको बेसिन के नाम से जानते हैं। मतलब जो ओरिनोको रिवर है, ओरिनोको रिवर मतलब एंजिल फॉल जिसके ऊपर बना हुआ है, तो उस एंजिल फॉल के आसपास वाले जंगल में इसी प्रकार के वन को लानोस कहते हैं। ब्राजील जो है, ब्राजील के सराउंडिंग का जो एरिया, वहां पर इसे कैंपोस के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के अंदर इसे सवाना के नाम से जानते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसे डाउन नाम से जानते हैं। इस चीज को बेटा नोट कर लेना, क्योंकि ये गलत कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हमें एनी हाउ कुछ भी हो जाए पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये अगर लर्न नहीं होता है तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली हमारे संग। तो ये हमें पूरे अच्छे प्रकार से पूरा लर्न होना चाहिए। अगला प्रेसिपिटेशन की बात करें यहां तो 80 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, मतलब मीडियम बारिश होती है। ठीक है, रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मई से स्टार्ट होता है तो सितंबर तक चलता है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से मार्च के बीच में हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठीक लगभग उसी टाइम पे बारिश होगी जिस टाइम पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट में होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग उसी टाइम पे बारिश होगी जिस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में बारिश होती है। टेम्परेचर यहाँ की बात करें तो 18 डिग्री का तापमान होता बेटा। दिन गर्म होते हैं और रातें इस एरिया की ठंडी ठंडी होती है। मतलब रात तो कोल्ड हो जाती है और दिन का तापमान यहाँ ठंडा होता है। मतलब इक्वेटर की तरह नहीं है जहां रात भी गर्म है, जहां ठंड का सीन ही नहीं है। यहां से जैसे जैसे दूर दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में बदलाव आता जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया सवाना टाइप। वेजिटेशन की इसकी बात करें तो यहां पर टॉल ग्रासेस मिलती है, मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची ग्रासेस। उन ऊंची ऊंची ग्रासेस को हम एलिफेंटा ग्रासलैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन घास के अंदर कभी कभी ऐसा होता था कि सुंड वाला हाथी भी इनके अंदर छुप जाता था, तो एलिफेंटा ग्रासलैंड बोलते हैं। क्योंकि यहां पर बारिश कुछ इस प्रकार से होती है कि यहां पर पेड़ कम घास ज्यादा होती। ठीक है, ट्रीज आर यूजुअली हैव ब्रॉड ट्रंक अम्ब्रेला शेप्ड। यहां के जितने भी ट्रीज होते हैं वो या तो बोटल शेप्ड के होंगे ऐसे, या फिर ऐसे बड़े बड़े चौड़े तने के और यूं अम्ब्रेला शेप में होंगे। इस तरह के यहां पर ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, इट इज इकोटोन। ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं इकोटोन। व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन क्या है? इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का टर्म है। तो इकोटोन इज अ
एरिया वेयर टू डिफरेंट इकोसिस्टम मीट्स। इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर दो अलग अलग इकोसिस्टम आकर के मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया अफ्रीका, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, इक्वेटोरियल, ये हो गया डेजर्ट। डेजर्ट और इक्वेटर इन दोनों के बीच में ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम बोलेंगे ग्रासलैंड। इस भाग को हम क्या बोलेंगे, इस भाग को हम बोलेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम बोलेंगे इकोटोन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक डेजर्ट इकोसिस्टम और एक इक्वेटर इकोसिस्टम, ये दोनों ही बीच में आकर के मिल रहे, ये दोनों ही बीच में आकर के मिल रहे, तो अरे ये दोनों ही यहां पर बीच में आकर के मिल रहे, और जहां पर दो चीजें मिलती है उसे हम इकोटोन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल बताऊं तो एक तरफ तो है आपका लैंड, एक तरफ है आपका वाटर, और इन दोनों के बीच का जो किनारा है, एक तरफ तो हो गया पानी, एक तरफ हो गया जमीन। तो पानी हो गया लैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वाटर हो गया मैराइन इकोसिस्टम, और ये दोनों के बीच का जो एरिया जहां दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, दैट इज द इकोटोन। तो इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है जहां दो इकोसिस्टम आकर के मिलते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड, तो इसलिए इसको इकोटोन हम कहते हैं। कोनिवोरस एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, हाइनास, लेपर्ड एंड चीता आर फाउंड हियर। इस जगह के अंदर कॉर्निवोरस जो एनिमल होते हैं, उन कॉर्निवोरस एनिमल के अंदर आपका कार्निवोर के अंदर क्या, आपका लायन, टाइगर, हाइना, लेपर्ड और चीता देखने को मिलता। वहीं हार्बीवोर के अंदर, कार्निवोर कौन से जानवर होते हैं, दरिंदे जानवर जो कि मांस को खाते हैं, मांसाहारी जानवर। तो यहां कौन कौन से होते हैं कार्निवोर के नाम पे, लायन, टाइगर, हाइना, लेपर्ड और चीता। वहीं हर्बीवोर मतलब शाकाहारी या फिर चरिंदे जानवर जो चरने के ऊपर डिपेंड होते हैं, वहां पर आता है जीब्रा, एंटेलोप एक तरह का हिरण होता, जिराफ, डियर और एलिफेंट। इस तरह के जानवर आपको हर्बीवोर के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सवाना सूडान टाइप वेजिटेशन हो गया। इसके बाद अगला रीजन बता दूं तो इस रीजन के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है बच्चा, यहां पर तो नहीं मिलता, यहां पर ये रीजन हो गए जहां पर ये दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर मिलने वाले ट्राइब्स, दो प्रकार की टाइप्स होती है यहां पर जो मिलती है मेजरली, एक मसाई ट्राइब और दूसरी हाउसा ट्राइब। मसाई ट्राइब मसाई मारा कीनिया के अंदर मिलती, हाउसा ट्राइब होती है। मसाई ट्राइब जो होती है, मसाई ट्राइब्स जो होती, दे आर दी हंटर्स। ठीक है, मसाई ट्राइब हंटर होते, साथ ही साथ ये अपना जो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो पशुपालन के ऊपर रखते, मतलब जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह तक चराना, आगे बढ़ाना, ये इनका काम होता। कौन सी, मसाई ट्राइब का। तो मसाई ट्राइब इस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो एक हो गई मसाई ट्राइब। ठीक है, मसाई ट्राइब आपको ये कुछ पॉइंट दिख रहा, ये है इनका गाय और इनका बैल। जो इनका बैल और गाय होता है उसको ये बोलते हैं जेबू, ZEBU। तो जेबू जो होता है, उस जेबू के गले में जब जेबू दूर तक चलता है तो जेबू के गले की नस सूज जाती है, सूजन आ जाता, स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग में ये लोग क्या करते, एक होल कर देते जिससे खून निकलता है, उस खून को ये पी लेते हैं, और जब ये उस खून को पी लेते तो इनकी प्यास बुझ जाती और जेबू के जो सूजन आई थी वो सूजन कम हो जाती। तो ये कभी भी अपने जानवरों की स्लॉटरिंग नहीं करते, अपने जानवरों को कभी स्लॉटर नहीं करते, उनको हमेशा अपने पास रखते। ये अपने जानवरों को तभी खाते हैं जब वो या तो किसी एक्सीडेंटल वे में मर जाए या फिर वो बीमार होकर मर जाए, तब ये उसके जानवर को खाते हैं। इधर बात करें तो यही मसाई ट्राइब्स शेर के खाने को चुराने के लिए जानी जाती है। जो शेर होता है, शेर के खाने को हंट करके, ट्रैप करके, चुरा करके अपने साथ साथ लेकर के आ जाती है। कौन सी, मसाई ट्राइब। ठीक है, दूसरी आती है हौसा।
हाउसा जो ट्राइब होती है, हाउसा ट्राइब्स जो होते हैं ये परमानेंट एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब ये लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं होते लाइक दी मसाई। मसाई जो थे वो लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंड रहते थे, जानवरों के ऊपर, पशुपालन के ऊपर, बट हाउसा ट्राइब जो है वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये परमानेंटली एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये इनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। इसके बाद अगला आता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल सवाना बेटा हमने कंप्लीट कर लिया, ट्रॉपिकल सवाना हमने सारा समझ लिया और इक्वेटोरियल समझ लिया। अब मॉनसून टाइप क्लाइमेट की बात करते हैं। अगला जो आता है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट मतलब वो क्लाइमेट जो हमारे देश के अंदर मिलता है। ये इंडिया के अंदर मिलेगा आपको, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न कोस्ट पे, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पे, और उसके बाद है तो मैक्सिकन वाला रीजन में और ईस्टर्न साउथ अमेरिका वाला रीजन। यहां पर हमें जो क्लाइमेट मिलता है दैट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इसकी लोकेशन होती है 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। इट ओकर ड्यू टू द ऑनशोर विंड, मतलब जब इंडिया जैसी जगह पर लो प्रेशर बन जाता है तो किनारे की तरफ से जो विंड आती है अपने साथ साथ मॉनसून लेकर के आती है, तो ऑनशोर विंड के कारण ये होता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूं, वियतनाम, साउथ चाइना रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया, ये प्रीडोमिनेंट एरिया है जहां पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट दिखाई देता है। प्रेसिपिटेशन की बात करें इन एरिया के अंदर तो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बारिश यहां पर दिखाती है। हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड की इसी एरिया में रिकॉर्ड होती है, दैट इज मौसिनराम एंड चेरापूंजी। तापमान को डिस्कस कर लेते हैं तो टेम्परेचर बेटा यहां पर समर में होता 18 डिग्री मिनिमम और 35 डिग्री मैक्सिमम। वहीं विंटर में बात करें तो विंटर में इन विंटर टेम्परेचर रेंज 15 टू 30 डिग्री, ठीक है, विथ मीन टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री। 25 डिग्री का मीन टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और टेम्परेचर समर में कितना रहता है, मीन टेम्परेचर 30 टू 45 डिग्री, इतना गर्म तापमान रहता है। वेजिटेशन यहां पर डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, वो फॉरेस्ट विच shades their leaves once in an year। साल में एक बार जो अपनी सारी पत्तियों को झड़ा दे, उस तरह के वन हमें इस रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेन स्पीसीज ऑफ द ट्रीज आर, यहां पर मिलने वाले पेड़ पौधों की जो मेन स्पीसीज होती है वो होती है आपकी साल, साल के बाद सागवान, सागवान के बाद यूकेलिप्टिस, बबूल, इस प्रकार के जो ट्रीज है ना यहां पर मैक्सिमम अमाउंट में बेटा मिलते हैं, ठीक है। साल सागवान वाले ट्रीज यहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में दिखाई देते हैं, ठीक, ओके। बेस्ट फॉर द हार्डवुड इंडस्ट्री, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इक्वेटोरियल रीजन के जंगल भी हार्डवुड के लिए थे, बट वो जंगल इतने ज्यादा थे घने और इतनी अलग अलग स्पीसीज थी कि उनको यूटिलाइज करना इतना आसान नहीं था, बट दीज आर बेस्ट नोन फॉर द हार्डवुड, ठीक है, ओके। ये यहां पर देखो आप ऊंचे ऊंचे जो पेड़ दिख रहे ना, बड़े लंबे लंबी कटाई, दीज आर नोन बेस्ट नोन फॉर द लंबरिंग इंडस्ट्री। ये सागवान के पेड़ है जिनसे आपकी घर की गेट बनते हैं, गेट बनने के बाद अलमीरा बनती है, वो इन्हीं सागवान के वृक्ष से मिलकर के बनती है बेटा। यहां पर मिलने वाली, यहां पर किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, तो वेट पेडी मतलब चावल की खेती की जाती है उन एरिया के अंदर जो डेल्टाइक रीजन होते हैं जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होता है। उसके बाद वीट, वीट मतलब गेहूं, सोरगम मतलब ज्वार, मस्टर्ड मतलब सरसों, सोयाबीन और पल्स, पल्स मतलब दालें, इस तरह की चीजों की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है। कैश क्रॉप की बात करूं तो जूट वेस्ट बंगाल तरफ होता है, टी चाय आसाम में होती है, कॉफी कर्नाटका में होती है और सुगर केन उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट वो होते हैं जो हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप के अंदर। यहां पर मिलने वाले ट्राइब्स गोंड, भील, बेगा, संथाल, मुंडा, सोलिगो, इतनी ट्राइब्स होती जो मेन होती है। देन कोरकू, सहरिया, कोल, कुकी, थरू, चूतिया और भारिया, ये ट्राइब्स आपको इस रीजन के अंदर दिखाई देगी। कौन से रीजन के अंदर, हमारे जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, हमारा जो इंडिया का रीजन है, वहां पर ये ट्राइब्स हमें मिलेगी। इसमें से जो ट्राइब्स है, जैसे सहरिया ट्राइब्स है, सहरिया ट्राइब्स आपको कहां मिलेगी, सहरिया ट्राइब्स आपको मिलेगी उस रीजन के अंदर जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क के अंदर। सतेरिया ट्राइब आसाम के अंदर मिलेगी, गोंड मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं बहुत ज्यादा सतपुड़ा के घने जंगलों में, भील ट्राइब भी मध्य प्रदेश के दक्षिण
भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मिलती है, बेगा भी इस रीजन में मिलती है, कोरकू छत्तीसगढ़ वाले रीजन में मिलती है, भारिया पातालकोट छिंदवाड़ा के अंदर मिलती है। इस टाइप से ट्राइब हमारे देश के अंदर होती है। कुक्की ट्राइब जो होती है, आपको कुकी ट्राइब देखने को मिलेगी मणिपुर के अंदर, थरू ट्राइब आपको उत्तराखंड में दिखाई देती है। वो था हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट। मॉनसून टाइप क्लाइमेट को संपन्न कंप्लीट करने के बाद आता है आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो हमने क्या क्या कर लिया, पहला तो इक्वेटोरियल, सवाना, मॉनसून, अब डेजर्ट की बारी है। तो डेजर्ट में क्या होता है, द मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जितने भी वर्ल्ड के मेजर इंपॉर्टेंट हॉट डेजर्ट्स हैं बेटा, वो कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे है। इसके दो कारण है, ये कॉन्टिनेंट है हमारा एक, इस कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पर मिलने का क्या कारण है इस जगह पर डेजर्ट। रीजन, पहला रीजन कि यहां पर डेजर्ट मिलते हैं, पहला जो रीजन है दैट इज ट्रेड विंड आर नॉट एबल टू ब्रिंग मॉइस्चर एट वेस्ट कोस्ट। ठीक है, जो ट्रेड विंड चलती ईस्टर्न साइड से, ये अपने साथ साथ बारिश लेकर के जाती है, बट जब ये वेस्ट तक पहुंचती है तो इसकी बारिश खत्म हो जाती है, इसकी ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन कोल्ड ओशियन करंट। जब करंट्स बताऊंगा ना तब इस बारे में बताऊंगा कि जो कोल्ड करंट चलते हैं वो इस जगह को ठंडा कर देते हैं। ठंडा कर देते मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता, टेम्परेचर हाई हो जाता मतलब प्रेशर लो, टेम्परेचर लो हो जाता मतलब प्रेशर हाई हो जाता, और हाई प्रेशर पर विंड आती नहीं है। तीसरा सब्सिडेंस ऑफ एयर। सब्सिडेंस ऑफ एयर मतलब जो हवा इक्वेटर से उठी थी वो हवा इक्वेटर से उठने के बाद इसी रीजन के ऊपर गिरती है, तो इस रीजन के ऊपर उच्च दाब की पट्टी बनती है, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनता है इस रीजन के अंदर। तो ये यहां का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, पहला ट्रेड विंड, दूसरा कोल्ड ओशन करंट, तीसरा सब्सिडेंस ऑफ एयर। ये 3 चीज यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी, इसलिए कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर कुछ बड़े बड़े डेजर्ट के नाम है। पहला सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है, मतलब जितना बड़ा नॉर्थ अमेरिका है उतना बड़ा क्या है आपका, उतना बड़ा क्या है सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और विक्टोरियन डेजर्ट, ये चारों डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न साइड में दिखाई देंगे। कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर वेस्टर्न साइड में दिखाई देगा। पेटागोनियन एंड अटाकामा डेजर्ट वेस्टर्न साइड में दिखाई देगा आपको, किसकी, साउथ अमेरिका की। उसके बाद है तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको सोनोरन डेजर्ट दिखाई देगा। तो ये सारे डेजर्ट्स होते हैं जो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर जाकर के बनते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की बात कर ले तो प्रेसिपिटेशन यहां पर लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। अटाकामा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट है, जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। एकदम कहां पर मिलता है, साउथ अमेरिका के अंदर पेरू लीमा के वेस्ट में ये डेजर्ट मिलता है अटाकामा। इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ। टेम्परेचर की बात करें बेटा तो समर का टेम्परेचर तेज होता है, 30 डिग्री पार कर जाता है, बट रात में क्योंकि सैंड का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है तो सैंड क्या करती है, सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जब सारी एनर्जी को सैंड निकाल फेंकेगी तो सैंड से जो एनर्जी लौट जाएगी स्काई के अंदर। अब सैंड हो गई ठंडी, तो उसके ठंडी हो जाने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, इस एरिया के अंदर लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसलिए रात में डेजर्ट के अंदर हमें आग जला करके बैठना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेजर्ट। 25 सेंटीमीटर रेनफॉल अटाकामा डेजर्ट की कंडीशन मैंने आपको बता दी। और बच्चा समर टेम्परेचर इस रीजन का 30 डिग्री के समथिंग रहेगा, 30 डिग्री तक तापमान इस जगह का जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर रेंज टिपिकली हॉट डेजर्ट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, वेजिटेशन की बात कर ले, यहां किस प्रकार का वेजिटेशन मिलता है। तो यहां पर जो वेजिटेशन मिलता है वो प्रीडोमिनेटेड होता है बाय द ज़ेरोफाइट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जो सूखे में उगने के लिए फेमस हो, ऐसे प्लांट जो सूखे में उगने के लिए फेमस हो, जैसे कैक्टस, थोर्नी बुशेस, लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस, कैक्टस, पिकी पियर, ठीक है, थोर्नी बुशेस मतलब कि झाड़ियां, वो भी राड़ी झाड़ी। उसके बाद वायर वाले प्लांट्स जो होते हैं इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वायरी ग्रासेस।
यहां पर मिलने वाले ट्राइब्स की बात करें तो बुशमैन बड़ी फेमस ट्राइब है, कालाहारी के डेजर्ट में मिलती है। कहां पर? बोट्सवाना में, कालाहारी में मिलती है बुशमैन। बिंदुबू, बिंदीबू जो ट्राइब है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती है, विक्टोरियन डेजर्ट में बिंदीबू। टॉरेक्स, इनको हॉर्समैन कहते हैं, सहारा डेजर्ट के अंदर घुड़सवारी करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। और मंगोल्स जो होते हैं, गोबी मंगोल, ये आपके मंगोलिया के अंदर टेम्परेट डेजर्ट में देखने को मिलेगी। तो ये जो आदिवासी यहां मिलते हैं बेटा, ये सूखे इलाके में रहने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। सूखे इलाके में रहते हैं और सूखे इलाके में रहने के बाद अपनी सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसी एरिया के अंदर करते हैं, जो भी काम इनको करना होता है। जैसे यहां पर अगर ये जो आपको दिखाई दे रहा बुशमैन, बुशमैन क्या कर रहा? कंदमूल का फल निकाल रहा, कंदमूल के फल को छील देते हैं और फिर ऐसे कर करके टप 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 करके उसका पानी पी जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हम एक जगह जहां पर कई घंटों तक नल को खुला छोड़ देते, वहीं दूसरी जगह पानी की वो देखो। अगर आपने, एक मूवी है, उस मूवी का नाम गोट्स ओन, ऐसा कुछ नाम है, अफ्रीका के ऊपर एक मूवी बनी है, ठीक है। तो स्मॉल थिंग ऐसा कुछ है, मैं बताऊंगा आपको। उस मूवी के अंदर क्या होता है, उस मूवी में आदिवासी के बारे में बताते हैं। तो आदिवासी ऐसे होते बेटा कि एक बार उनको पानी का टैंकर मिलता है, तो जैसे उस पानी के टैंकर को देखते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ में इतना पानी नहीं देखा। उस पानी के टैंकर में जब वो गिर जाते ना, मतलब नहाने वाली कंडीशन, तो समझ ही नहीं पाते, इतना पानी, इतना पानी, इतनी खुशी, ऐसी चीजें जनरेट हो जाती है इस रीजन के अंदर। कहां पर? इस कालाहारी रीजन के अंदर, ठीक है बच्चा। चलिए, अब क्या क्या कर लिया? हॉट डेजर्ट समझ लिए, सूडान टाइप क्लाइमेट मतलब सवाना ग्रासलैंड समझ ली, मॉनसून टाइप क्लाइमेट समझ लिया, और हॉट इक्वेटोरियल रीजन। इतनी सारी चीजों को हमने जान ली बच्चा। अब क्या क्या है? जैसे हॉट डेजर्ट है, इसकी सारी कंडीशन जान ली। इसके बाद सूडान टाइप की सारी कंडीशन जान ली कि किस तरह की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है, पार्कलैंड, बिग गेम कंट्री। मॉनसून टाइप क्लाइमेट समझ लिया, किस तरीके से ऑनशोर विंड आती है, अपने साथ साथ बारिश लेकर के आती है। और हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन समझ लिया, वो रीजन जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, साल भर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है। तो ये चीजें तो अब हमने जान ली। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अगली लाइन, वो लाइन शुरू होगी हमारी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के तो 45 डिग्री नॉर्थ तक, और 30 डिग्री साउथ से लेकर के तो 45 डिग्री साउथ तक। दो जगह पर ये सेम कंडीशन होगी, तो इसके बारे में पता करते चलो। अब स्टार्ट करते हैं मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अगले क्लाइमेटिक रीजन के बारे में। सो नेक्स्ट वन इज आर मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन। मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मिलेगा, जैसा कि हमने पुरानी स्लाइड में देखा। कहां पर मिलेगा? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड का जो पार्ट है, ये वाला, यहां पर ये हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो अफ्रीका, अफ्रीका के अलावा आपका सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड, जो एडिलेड है, एडिलेड के पास भी हमें देखने को मिलेगा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये इसकी हो गई लोकेशन। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर इस जगह का, जो गर्मी के दिन होते हैं, वो वहां का तापमान लगभग 10 डिग्री से ज्यादा होता है। वहीं अगर समर मंथ की बात करें तो 18 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक का तापमान जाता है। प्रेसिपिटेशन इस रीजन की बात करें बेटा कि यहां पर बारिश कितनी होती है, तो ये तो होगा टेम्परेचर यहां का। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो अच्छा, ये जो टेम्परेचर वाले पॉइंट्स है आपको पूरे लर्न नहीं करने, ठीक है। ये आप बेसिकली बस एक अंदाजा लगाता जाओ कि टेम्परेचर कैसे वेराई कर रहा है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इस रीजन का 35 से 90 सेंटीमीटर होता है। 35 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक की बारिश यहां पर देखने को मिलती है। अधिकतर जो बारिश होती है, मोस्ट ऑफ इसकी जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो विंटर में होता है। किसकी हेल्प से? टेम्परेट साइक्लोन की मदद से ये देखने को मिलेगा। सिरोक्को नाम की जो विंड होती है, सिरोक्को जो विंड होती है, ब्लड रेन कहलाती है, वो इसी रीजन में इटली के पास करवाती है। वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर जो वेजिटेशन होता है, ये ब्रॉड लीव्स के होते हैं, मतलब लंबी नुकीली पत्तियों वाले और बड़ी पत्तियों वाले वन होते हैं। साथ ही साथ दूर दूर स्पेस जो होते हैं, ठीक है, जो पेड़ होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ओक के ट्री यहां पर मिलते हैं, ओक के ट्री, यूकेलिप्टिस, पाइन, फर, सिदार, बर्च के पेड़ यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का वेजिटेशन हो गया बच्चा। इसके बाद मेडिटेरेनियन रीजन की हम
इकोनॉमिक एक्टिविटी बात करें तो द मेडिटेरेनियन लैंड आर ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स ऑर्चार्ड लैंड, इसे वर्ल्ड की ऑर्चार्ड लैंड भी कहते हैं, मतलब बागों की भूमि। यहां पर बड़े बड़े बाग होते हैं, बाग मतलब कि जो हमारे गार्डन्स और ये होते हैं ना, जहां पर सिट्रस फ्रूट्स की खेती की जाती है, जैसे ऑरेंज, लेमन, लाइम, सिट्रॉन, ग्रेप्स, इन चीजों की खेती यहां पर की जाती है। फ्रांस और ये चीजें आती है, इवन फ्रांस की एक कार आई है सिट्रॉन, ठीक है, वो भी मतलब कुछ इसी तरीके से नाम ये डेवलप होते हैं। विटिकल्चर इज बाय ट्रेडिशनल ऑफ मेडिटेरेनियन ऑक्यूपेशन, मतलब विटिकल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स को प्रोड्यूस करके उससे वाइन बनाना। तो ग्रेप्स का कल्टीवेशन करके उससे वाइन बनाने का जो काम है, विटिकल्चर का काम है, इस रीजन के अंदर बहुत फेमस है। 85% ग्रेप्स यहां मिलते हैं जो कि वाइन बनाने के लिए काम आते हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बाद अगला जो क्लाइमेट, ये तो हो गया हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब जो सेंटर सेंटर में मिलता है, मतलब किनारों से दूर मिलता है, कॉन्टिनेंट के बीच में मिलता है, उस टाइप के क्लाइमेट को हम बोलते हैं स्टेपी टाइप क्लाइमेट। तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट सेम लोकेशन 32 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में मिलता है इक्वेटर के। ये वेस्टर्ली विंड के बेल्ट में आता है। जो वेस्टर्ली विंड है, जो वेस्टर्न साइड से चलती आ रही, उस विंड के बेल्ट में ये आता है। यहां पर मिलने वाली घास के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपको लर्न रखना है, ठीक है। कौन कौन सी? पूस्टाज हंगरी के अंदर आती है, ये जो ग्रासलैंड होती है पूस्टाज हंगरी के अंदर आती है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती है। पेम्पास अर्जेंटीना के अंदर आती है। कैंटाबरी न्यूजीलैंड के अंदर आती है। डाउन जो होती है वो आपकी आती है किसके अंदर? डाउन जो ग्रासलैंड होती है वो डाउन ग्रासलैंड हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है। तो पूस्टाज, प्रेरीज, पेम्पास, कैंटाबरी, इस तरह की ग्रासलैंड हमें इन रीजन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है बच्चा। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया? ये वाला रीजन हमें लर्न करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेपिस टाइप क्लाइमेट के अंदर हम अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो स्टेपिस टाइप जो क्लाइमेट होता है बेटा, इस स्टेपिस टाइप क्लाइमेट के अंदर प्रेसिपिटेशन 45 सेंटीमीटर तक का होता है। प्रेसिपिटेशन इस रीजन के अंदर 45 सेंटीमीटर तक होगा। वहीं मेरीटाइम इन्फ्लुएंस रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा वो एरिया कोस्ट के पास में होगा, और कोस्ट के पास में होने के कारण उस रीजन के अंदर एम्पल अमाउंट में आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर की जो रेनफॉल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? बिकॉज यहां पर मेरीटाइम इंफ्लुएंस रहेगा, मतलब समंदर का इंफ्लुएंस रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वेराई ग्रेटली बिटवीन समर एंड विंटर। तापमान जो होगा यहां पर समर और विंटर में बहुत ज्यादा वेराई करेगा। तापमान समर और विंटर में ग्रेटली वेराई करेगा। समर आर वेरी वार्म ओवर 18 टू 20 डिग्री, लगभग 18 से 20 डिग्री तक गर्म होता है यहां पर समर का तापमान। जो समर होता है बेटा वो काफी ज्यादा गर्म होता है इस रीजन के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया? ओके 18 से 20 डिग्री का काफी ज्यादा तो नहीं, मतलब मॉडरेट हम उसको बोल सकते हैं। स्टेपिस टाइप क्लाइमेट की बात करें तो स्टेपिस टाइप के क्लाइमेट के अंदर जो वेजिटेशन होता है वो प्रैक्टिकली ट्रीलेस होता है, मतलब यहां पर सिर्फ घास होती है। घास भी एकदम छोटी छोटी, जैसे हमने उसकी बात की थी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो वहां एलिफेंट जितनी ऊंची ऊंची घास थी, बट यहां पर जो घास होगी वो छोटी होगी। और जब घास छोटी होती है तो फ्रेश होती है, ठीक है, जो फ्रेश होती है, न्यूट्रियस होती है, कहीं कहीं पर टोल होती है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट घास होती है उसका नाम होता है अल्फा अल्फा। एक अल्फा अल्फा नाम की घास यहां पर उगती बेटा। उस अल्फा अल्फा घास के कारण यहां पर जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने जानवरों को पालने के लिए। तो लाइव स्टॉक यहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट एक्टिविटी होती है इस रीजन की, लाइव स्टॉक करना। लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन। ये क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में बहुत टॉप पर होते हैं रीजन के लोग। क्यों? क्योंकि घास अच्छी है, घास अच्छी है, पशुपालन हो गया। फिर इनकी मीट इंडस्ट्री भी अच्छी होती है, मतलब जानवरों को मार के खाना, ये सब इस रीजन के अंदर चलता है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेरीज। जो प्रेरीज की ग्रासलैंड है, मतलब जो रॉकी माउंटेन के ईस्ट में मिलती प्रेरीज की ग्रासलैंड, उसको ग्रेनरीज बोलते हैं हम वर्ल्ड की, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया हमारा स्टेपिस टाइप क्लाइमेट। स्टेपिस टाइप क्लाइमेट के अंदर मिलने वाली जातियों के बारे में बात करें तो यहां पर किर्गिज और कजाक नाम की जातियां मिलती। किर्गिज और कजाक, ये दो तरह की आदिवासी लोग होते हैं, यहां पर ट्राइब्स होती है जो इस रीजन के अंदर हमें दिखाई देती है। कौन कौन सी? किर्गिज एंड सेकंड वन इज कजाक। ये दो ट्राइब्स यहां पर बच्चा दिखाई देती है।
अगला आता है चाइना टाइप। ठीक है, हमने यहां से मेडिटेरेनियन पढ़ा, फिर ये सेंटर में, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, यहां हमने मेडिटेरेनियन टाइप पढ़ा, यहां सेंटर के अंदर हमने कौन सा देखा था अभी, साइबेरियन स्टेपिस टाइप। ईस्टर्न पार्ट में हम चाइना टाइप या फिर गल्फ टाइप क्लाइमेट की बात करेंगे। तो चाइना टाइप क्लाइमेट को नॉर्थ अमेरिका के अंदर गल्फ टाइप क्लाइमेट बोलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको नताल टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। लोकेशन की बात करें तो 20 डिग्री से 35 डिग्री, मतलब 20 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, 20 डिग्री से 35 डिग्री मिलता है यहां से, 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के दोनों छोर पर ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में से गल्फ टाइप क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसे गल्फ टाइप क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, और ये साउथ अमेरिका और सदर्न पार्ट में इसको नताल टाइप क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। प्रेसिपिटेशन की बात की जाए तो रेनफॉल इज मोर देन मॉडरेट फ्रॉम 60 सेंटीमीटर टू 150, मतलब यहां पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं टाइफून, उनकी मदद से बारिश होती है। तो रेनफॉल 60 डिग्री से 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक देखने को मिल जाती है। फेयरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देखो समर में तो यहाँ पर बारिश हो जाती है आपकी मॉनसून से, है ना, और विंटर का इस तरह टाइप का टाइम आता ना, उस टाइप पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो इस रीजन के अंदर बारिश करवाते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल इस रीजन में चलती रहती है। टेम्परेचर की बात करें इस एरिया की तो 4 डिग्री से 25 डिग्री तक का तापमान होता है, मतलब ठंड में तापमान चल जाता है 4 डिग्री और गर्मी में बेटा तापमान यहां जाता 25 डिग्री। याद रखना तापमान बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि यहां पर मेरीटाइम इंपैक्ट है। कौन सा इंपैक्ट है बच्चा, यहां पर मेरीटाइम इंपैक्ट है, और उसी मेरीटाइम इंपैक्ट के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। वेजिटेशन की बात करें, यहां पर किस प्रकार का वेजिटेशन मिलता है, तो वेजिटेशन को अगर हम डिस्कस करें तो नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेशन। ठीक है, यहां पर नेचुरल वेजिटेशन होता है जिसके अंदर अच्छे पेड़ मिलते हैं, जैसे पाइन और साइप्रसेस। ये यहाँ की दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवुड है। सॉफ्टवुड वो लकड़ी जो नरम होती है, सॉफ्टवुड वो लकड़ी जिससे हम माचिस की तिली बनाते हैं। तो ये यहाँ पर मिलती है कौन सी, पाइन साइप्रसेस, ये इस एरिया के अंदर मिलती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें तो 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स राइस आर ग्रोन इन चाइना। ये जो चाइना टाइप क्लाइमेट है इसको हम चाइना टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर मिलता है, और चाइना के अंदर मिलने पर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा चाइना, लगभग 1/3 चावल जो होता है चाइना के अंदर होता है, और चाइना इज द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। गल्फ टाइप क्लाइमेट जो होता है यहां पर आपका कॉटन का कल्टीवेशन होता है, साथ ही साथ कॉर्न का भी, मतलब मेज, भुट्टे भी इस रीजन के अंदर, मैक्सिको वाले रीजन के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो कौन कौन से कर दिए, मेडिटेरेनियन टाइप कर लिया, ठीक है, उसके बारे में बात कर ली, स्टेपिस टाइप की जो टेम्परेट ग्रासलैंड इसकी बात कर ली, चाइना टाइप की भी बात कर ली। अब हम और ऊपर चलते, अब हम 45 डिग्री से 65 डिग्री के नॉर्थ के बीच में चलते हैं। तो 45 डिग्री पे 65 डिग्री के नॉर्थ में, मतलब यहां पर जो सबसे पहले हमारे हाथ में आएगा दैट इज दी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, मतलब माइक्रो टाइप क्लाइमेट। कहां मिलेगा, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में। यहां पर मिलेगा कौन सा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। वो क्लाइमेट जो ब्रिटेन में अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है, वही ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हमें यहां दिखाई देगा। तो इट इज मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ब्रिटेन, सबसे ज्यादा ब्रिटेन के अंदर पाया जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में तो जमीन ही खत्म हो गई, जो लोकेशन हमने डिसाइड करी है उस लोकेशन तक 45 से 60 डिग्री तक, यहां तो जमीन ही खत्म हो गई, तो अफ्रीका में नहीं मिलता। सिर्फ कहां मिलता बच्चा, ये हमको मिलता है साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर में। टेम्परेचर की बात करें इस रीजन के अंदर तो 5 डिग्री से लेकर के तो 15 डिग्री तक का तापमान यहां पर रहता है, मतलब तापमान कम भी बहुत नहीं होता और ज्यादा भी बहुत नहीं होता, इसीलिए तो ये टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन मतलब कि ऐसा रीजन जहां पर तापमान बहुत भी ना हो और कम भी ना हो, उसे हम टेम्परेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन की कंडीशन क्या होती है, वो एक्सट्रीम होता है, मतलब तापमान ठंड में बहुत कम हो जाता है और गर्मी में बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके। लोकेशन की बात करते, अगला साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को कंप्लीट किया, अगला आता हमारा साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। तो साइबेरियन टाइप क्लाइमेट क्या बोलता है, लोकेशन इस रीजन की बताता है कि सेंट्रल कनाडा से लेकर के ये यहां पर
सेंट्रल कनाडा से लेके तो स्कैंडिनेवियन यूरोप और रशिया वाला जो रीजन है, यहां पर ये हमें दिखाई देता है बेटा 50 से 70 डिग्री। ये वाला वो क्लाइमेट है जैसे हमने ट्रॉपिकल रीजन में जो सवाना देखा था, टेम्परेट रीजन के अंदर लोअर टेम्परेट में हमने क्या देखा था आपका स्टेपिस, वही हायर टेम्परेट जो रीजन है उसके अंदर आपको स्कैंडिनेवियन देखने को मिलेगा। और नॉर्थ में टेम्परेचर यहां पर गर्मी के दिनों में 20 से 25 डिग्री होता है, ठीक है, और ठंड के दिनों में 30 से 40 डिग्री माइनस में रहता है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, गर्मी में तो 20 से 25 डिग्री हो जाएगा, बट ठंड के दिनों में -30 डिग्री से -40 डिग्री तक तापमान चल जाएगा, ठीक है। लोवेस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड एट वर्खोयांस। वर्खोयांस जो है ना अर्थ का एक और पोल कहा जाता है। वर्खोयांस कहां है? यहां कनाडा के अंदर, यहां पे साइबेरिया के अंदर एक पहाड़ है वर्खोयांस। उस वर्खोयांस के पहाड़ को विश्व का सबसे कम टेम्परेचर वाली माउंटेन मानी जाती है। तो वर्खोयांस यहां मिलता है बच्चा, ठीक है, ओके। अगला साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, ठीक है। इस साइबेरियन टाइप क्लाइमेट के प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इन विंटर प्रेसिपिटेशन ओकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो। लगभग प्रेसिपिटेशन यहां पर बर्फबारी के फॉर्म में मिलता है। स्नोफॉल क्या होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट टेगा इज द साइबेरियन रीजन। इस साइबेरियन रीजन के अंदर सबसे ज्यादा सिंगल बैंड कोनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, जिनको हम साइबेरिया के अंदर बोलते हैं टेगा के वन। कोनिफेरस ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो कि सॉफ्ट वुड में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब नुकीली पत्ती के वन जो होते हैं वो इस रीजन के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर एक स्पीसी मिलती है टाइगर की, जिसको साइबेरियन टाइगर बोलते हैं। बड़ा ऊंचा, सबसे टाइगर की जो स्पीसीज होती है, उन टाइगर की स्पीसीज में सबसे बड़ा जो टाइगर होता है वो होता है साइबेरियन टाइगर। दूसरा होता है रॉयल बंगाल टाइगर, वो तीसरा होता है सुमात्रन टाइगर, जो कहां पर मिलता है? सुमात्रा के अंदर मिलता। तो इस तरह का वेजिटेशन यहां मिलता। बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं इस रीजन के अंदर बेटा, बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं। बोरियल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो यहां पर पाए जाते हैं ना, वो फॉरेस्ट होते हैं जो एकदम ठंडे इलाकों में उगते हैं, ठीक है। फिर इसके और ईस्ट में आ जाए हम, तो जैसे हम पहले का क्या किया था हमने, मेडिटेरेनियन, पहले क्या किया था हमने, मेडिटेरेनियन, उसके बाद स्टेपिस टाइप, फिर चाइना टाइप, फिर हमने ब्रिटिश टाइप पढ़ा, फिर इसके बाद साइबेरियन टाइप, और सबसे ईस्ट में क्या आएगा हमारा? लोरेशियन टाइप क्लाइमेट। तो ये जो लोरेशियन टाइप क्लाइमेट है ये हमें इस रीजन के अंदर मिलता है। मतलब किस रीजन के अंदर मिलता है? किस रीजन के अंदर मिलता, आइए जानते हैं। लोरेशियन टाइप जो क्लाइमेट है हमारा, इसकी लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका। लोकेशन क्या है इसकी? पेन बदल लेता हूं बेटा। लोकेशन हो जाएगी बच्चा इसकी नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर कनाडा आ जाएगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। कनाडा और यूएसए इसके अंदर आ जाते हैं। इसके मेनली इसका पार्ट होता है यूएसए का कनाडा वाला हिस्सा, ठीक है, ओके। और रशिया की अगर बात करें तो रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, एकदम ईस्टर्न पार्ट, वो भी इसके अंदर आता है। टेम्परेचर 25 डिग्री तक होता है समर में, ठंड में मतलब गर्मी में तापमान 25 डिग्री तक होता है। और विंटर जब आती है तो विंटर में तापमान बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है बेटा। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ का तापमान चला जाता है, कब? विंटर में। स्नोफॉल इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती, क्वाइट नेचुरल होती है यहाँ पर स्नोफॉल, ठीक है। रेनफॉल ओकर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पर पोलार ईस्टर्लीज चलती है, इसलिए रेनफॉल लगभग साल भर यहां पर आती रहती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस रीजन के अंदर यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर लंबरिंग और फिशिंग जैसी इंडस्ट्रीज हमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती। फिशिंग और लंबरिंग जैसी एक्टिविटीज हमें यहां पर दिखाई देती है। कौन से रीजन के अंदर? लोरेशियन टाइप क्लाइमेट के अंदर। लंबरिंग का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों को काट करके उनसे डेवलप की हुई लकड़ी की इंडस्ट्री यहां पर मिलेगी। फिशिंग का क्या होगा? फिशिंग के अंदर इस रीजन में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो झील होती है वो पानी से जम जाती है। तो हमने क्या देख लिया? ये देख लिया बेटा पहले तो वेस्टर्न मार्जिन मतलब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, सेंट्रल साइबेरियन टाइप क्लाइमेट और ईस्टर्न मार्जिन लोरेशियन टाइप क्लाइमेट। ये तीन तरह के क्लाइमेट तो हमें यहां पर मिल गए। अब एंड में सबसे ऊपर नॉर्थ में आता हमारा आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा मतलब टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। तो इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा लोकेशन की इसकी बात करें तो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, मतलब
इस आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में और इस अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, मतलब यहां पर इन दो जगह पर ये क्लाइमेट हमें दोनों पोलार एरिया पर दिखाई देता है। टेम्परेचर की बात करें इस टुंड्रा टाइप क्लाइमेट की तो वेरी लो टेम्परेचर होता है, एकदम ठंडा तापमान यहां का दिखाई देता है, टेम्परेचर एकदम कोल्ड दिखाई देता। समर आर रिलेटिवली वार्मर, समर इन जगह की थोड़ी बहुत ठीक होती है, बट ठंड की बात करें तो तापमान -40 से डिग्री से तो -50 डिग्री तक चल जाता है। -40 डिग्री से -50 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट तक तापमान यहां पर चला जाता है। किस? इस टुंड्रा टाइप क्लाइमेट के अंदर। समझ में आ गया बेटा? इस टुंड्रा टाइप क्लाइमेट के अंदर तापमान इतना नीचे चला जाता है। ठीक है, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट की बात करें तो प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड स्लीट। जो प्रेसिपिटेशन होता है इस रीजन के अंदर वो मेनली स्नो मतलब बर्फ और स्लीट मतलब स्नो एंड वाटर, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक तो बर्फबारी होगी और बर्फ के साथ पानी इस जगह पर देखने को मिलेगा। वेजिटेशन की बात करें तो देयर आर नो ट्रीज, यहां पर कोई बहुत ज्यादा ट्रीज नहीं होते हैं। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन मोसेस और लाइकेंस, इस तरह का वेजिटेशन हमें दिखाई देता है। ये वाला वेजिटेशन हमें यहां दिखाई देता है, इस छाल पे जो जम जाता ना, कोई ज्यादा बड़े ट्रीज कोई कुछ यहां पर ज्यादा दिखाई नहीं देता। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें बेटा टुंड्रा टाइप क्लाइमेट के अंदर तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ टुंड्रा आर कन्फाइंड टू द कोस्ट, मतलब यहां पर जो भी लोग होते हैं ना बेटा वो सिर्फ कोस्टल एरिया पर होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो जहां होता है वहां पर तापमान थोड़ा कम रहता है, तापमान थोड़ा लिमिटेड रहता है, और बाकी अंदर तापमान बहुत ज्यादा कम रहेगा, रहने लायक नहीं रहेगा, इसलिए लोग यहां पर कोस्टल एरिया पर रहते हैं। पीपल्स आर सेमी नोमेडिक, यहां पर जो मिलते याकुत्स नहीं एस्किमोस, यहां पर मिलने वाले जो एस्किमोस होते बेटा वो नोमेडिक होते, घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का के अंदर यहां पर स्पेशली एस्किमोस पाए जाते हैं। कहां पर? ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा और अलास्का वाला जो रीजन है यहां पर एस्किमोस पाए जाते हैं इस रीजन के अंदर। ड्यूरिंग विंटर दे लिव इन अ कॉम्पैक्ट इग्लूस, इग्लू जो होता ना जो इस तरह का बना हुआ हमें दिखाई देता, इस तरह के इग्लूस के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इग्लू होता ना बेटा, ये इग्लू होता इंसुलेटर, जो बर्फ होता ना, बर्फ इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, तो अब बर्फ क्या करती है? हीट को अंदर ट्रैप कर लेती है, तो उसी इग्लू के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, दे डेराइव फूड फ्रॉम फिशेस, मतलब मछली, सील्स, वोलरसेस, एक तरह का जानवर होता है जो पोलर एरिया में मिलता है, पोलार बेयर, इन जानवरों को खा खाकर ये अपना जीवन व्यापन करते हैं यहां पर पाए जाने वाले लोग। ठीक है बच्चा? ओके, ये है इग्लू जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, और वो जो दिखाई दे रहे हैं दैट आर द एस्किमोस, तो ये एस्किमोस इस इग्लू के अंदर रहते हैं। ठीक है बच्चा? सो दिस इज द वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, मैंने सारे बता दिए आपको, इक्वेटर, सवाना, डेजर्ट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, स्टेपिस क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, गल्फ टाइप क्लाइमेट, नताल टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, लोरेशियन टाइप क्लाइमेट और लास्ट में टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। इन सारे क्लाइमेटिक रीजन को एक बेसिक वे में हमें जानना है कि हमारी अर्थ किस तरीके से मेगाथर्म से लेकर के हेकिस्टोथर्म तक आई हुई है। रोकी माउंटेन आर बाउंड्री बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड ऑन देयर ईस्ट, मतलब जो रोकी माउंटेन है उसके पूरब में यानी उत्तरी अमेरिका में कौन सी ग्रासलैंड पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, पैम्पोस, प्रेरीज, वेल्ड या फिर शिप, कौन से ग्रासलैंड यहां पर पाई जाती है। अगला, कैंपोस एंड लानोस आर ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड जनरली फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, बट कैंपोस और लानोस में कौन सी ऐसी ग्रासलैंड है जो आपकी ओरिनोको और कौन सी जो ब्राजीलियन बेसिन में मिलेगी? कमेंट करके बताना आपको। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेट ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका आर नोन एज, साउथ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पेम्पास, पेम्पोस, टेम्परेट, स्टेपिस या फिर वेल्ड। पेम्पोस इसे हम बोलते हैं जो वहां पर मिलती है, स्टेपिस एशिया में मिलती है, वेल्ड अफ्रीका के अंदर मिलती है। वेल्ड कहां मिलती है बेटा? अफ्रीका के अंदर मिलती है। अगला, विच ट्राइब इज फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी ट्राइब मिलती? गोना, एस्किमोस, पिग्मीस या फिर बुशमैन। तो इक्वेटोरियल रीजन में आपको एस्किमोस देखने को मिलती है, एस्किमोस जो ट्राइब होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में मिलती है। ठीक है बेटा, तो आज का ये जो हमारा सेशन है
ये प्यारा सा जो लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर था क्लाइमेटोलॉजी का। अब हमारी ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी 2 पार्ट पूरे कंप्लीट हो चुके। अगला जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे ओशियनोग्राफी के बारे में। तो ये हमारा आज ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का एंड हुआ। आप सभी लोग एक बार स्टार्टिंग एटमॉस्फेयर से लेकर के क्लाइमेटोलॉजी के तो एंड यहां तक इसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।